तो हेलो भाइयों, वेलकम बैक टू द यूएफसी दोस्त यूट्यूब चैनल। तो कुछ दिनों पहले हमने देखा था बेलेटोर 297 का इवेंट हुआ था। अब बेलेटोर 297 क्या है? बेलेटोर एक यूएफसी जैसी ही एमएमए ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे कहा जाता है कि यूएफसी के बाद सबसे बड़ी एमएमए ऑर्गेनाइजेशन बेलेटोर है और उसमें भी बहुत सारे अच्छे कैलिबर के फाइटर्स फाइट करते हैं। तो जो बेलेटोर का मेन इवेंट था उसमें वादिम नेमकोव वर्सेस योएल रोमेरो की फाइट हुई थी और योएल रोमेरो यूएफसी में भी फाइट कर चुके हैं और यूएफसी में भी इजराइल एडेसानिया, रॉबर्ट विटेकर के अगेंस्ट टाइटल चैलेंज कर चुके हैं। तो बेलेटोर 297 के मेन इवेंट में क्या हुआ? मेन इवेंट में हमने देखा कि योएल रोमेरो को पूरी तरीके से आउटक्लास करा वादिम नेमकोव ने पूरे 5 राउंड के लिए और उन पे एक बहुत ही अच्छी बीटिंग डाली। हालांकि वहां पर फाइट पूरे डिसीजन तक गई और योएल रोमेरो ने लास्ट राउंड में अच्छा परफॉर्म करा। पूरे 4 राउंड योएल रोमेरो को बीट अप करा वादिम नेमकोव ने और उसके बाद ये सारे क्वेश्चंस निकल के आने लगे कि क्या बेलेटोर के फाइटर्स ज्यादा बेटर है? क्या बेलेटोर का जो लाइट हैवीवेट चैंपियन है वादिम नेमकोव, वो यूएफसी के लाइट हैवीवेट चैंपियन और लाइट हैवीवेट के कंटेंडर से ज्यादा बेटर फाइटर है? इन सारी चीजों के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप सबको सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा कि दोनों जो ऑर्गेनाइजेशंस उनके कितने कैलिबर के फाइटर्स उनके अंदर हैं, इन सबको आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप सबको वीडियो को लाइक कर देना है और अगर ऐसा ही कंटेंट आपको और देखना है यूएफसी का, बेलेटोर का, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो भाइयों, सबसे पहले आपको कुछ फैक्ट्स बताता हूँ एमएमए मार्केट के बारे में। एमएमए जो इंटरनेशनली ग्लोबल एक स्पोर्ट्स है, उसके अंदर जो 90% मार्केट कैप है वो यूएफसी ओन करती है और जितना भी एमएमए की फाइट्स, उसकी प्रोडक्शन, उसकी रेवेन्यू एमएमए से जनरेट होता है, उसका 90% रेवेन्यू यूएफसी से जनरेट होता है। और यूएफसी को एक तरीके से आप समझ सकते हो एमएमए के मार्केट में मोनोपोली है उनकी और वो सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। तो बेलेटोर जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन हम यहाँ पर देख रहे हैं, वो ऐसा नहीं है कि वो सेकंड बहुत क्लोज मार्जिन से यूएफसी के, वो बहुत ही दूर है यूएफसी से, उनकी पॉपुलैरिटी वाइज, उनके रेवेन्यू वाइज, और यूएफसी के आसपास अभी कोई भी नहीं है। तो अगर आप एमएमए फाइटर बनना चाहते हो, अगर आप एमएमए में जानना चाहते हो, तो यूएफसी को प्रीडोमिनेंटली हमें ऐसा माना जाता है एमएमए कम्युनिटी में, जो टॉप ऑफ द फाइटर्स होता है, जो टॉप ऑफ द अचीवमेंट होता है, वो आप यूएफसी चैंपियन बन के कर सकते हो। हालांकि आप दूसरे चैंपियनशिप या दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस में भी चैंपियन बोलते हो, लेकिन उनको उतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी, उतनी ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं मिलती जितनी यूएफसी के चैंपियन को और यूएफसी के चैलेंजर्स को मिलती है। इसी रीजन के कारण ये सारी डिबेट्स उठ के आती हैं और बहुत सारे फाइटर्स और बहुत सारे जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के प्रमोटर्स हैं, वो ये बोलते हैं कि यूएफसी के पास बस फर्स्ट मूवर एडवांटेज है, वो बस पॉपुलर है, लेकिन एक्चुअल में फाइटर्स ज्यादा हमारे तगड़े हैं। सिमिलरली जो बेलेटोर के प्रेसिडेंट है स्कॉट कोकर, उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बोला कि वादिम नेमकोव यूएफसी के लाइट हैवीवेट चैंपियन जमाल हिल से भी और यूएफसी के सारे कंटेंडर्स जो लाइट हैवीवेट डिवीजन में है उनसे बेटर है और सबको हरा सकते हैं। तो क्या ये सारी चीजें सच्चाई है? एक्चुअल में इसके क्या फैक्ट्स हैं? तो देखिए, वादिम नेमकोव एक बहुत ही तगड़ा फाइटर है, नो डाउट। उसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई बेलेटोर 297 में, उसको मैं बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहा हूँ, अच्छा फाइटर है। लेकिन हम यहाँ पर उसको डायरेक्ट यूएफसी के कैलिबर का नहीं समझ सकते। और देखिए, ऐसी एमएमए ऑर्गेनाइजेशन से तो आप सबके दिमाग में जरूर आ रहा होगा कि क्या कभी क्रॉस प्रमोशनल फाइट्स हुई है? क्रॉस प्रमोशनल फाइट्स तो कभी नहीं हुई है दोनों के, लेकिन हमेशा से हमने देखा है यूएफसी से जो भी फाइटर हार के जाता है या यूएफसी में जो फाइटर अच्छा नहीं परफॉर्म करता, हमने देखा है वो बेलेटोर में रिलेटिवली अच्छा परफॉर्म करता है और वहां जाके इनफैक्ट चैंपियन भी बन जाता है। जैसे उसका एग्जांपल है जेरार्ड मुसासी, जो कि यूएफसी के मिडिल वेट डिवीजन में फाइट करता था और यूएफसी का मिडिल वेट डिवीजन उतना तगड़ा नहीं माना जाता, लेकिन स्टिल वो यूएफसी के अंदर चैंपियन नहीं बन पाया। बट मिडिल वेट डिवीजन में जब वो बेलेटोर में गया तो वहां पर वो चैंपियन बना और काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी भी वहां पर उसको मिलने लगी और लोग ऐसा कहने लगे कि ये इजराइल एडेसानिया वगैरह को भी हरा देगा वगैरह वगैरह। भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो कि यूएफसी में फाइटर्स अच्छे नहीं परफॉर्म करे बट वहां पर बेलेटोर में चले गए, जैसे रायन बेडर वगैरह। अभी वो जाके वहां पर डबल चैंपियन भी बन गए, लेकिन यूएफसी के अंदर वो बेल्ट नहीं जीत पाए। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पर देख सकते हो। और अगर इस चीजों को रिवर्स भी करोगे तो सेम ही सिचुएशन हमको देखने को मिलती है। बेलेटोर से जब चैंपियन कोई यूएफसी में मूव इन करता है तब उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है या वो यूएफसी में स्ट्रगल करता है। इसका एक बहुत प्राइम एग्जांपल है माइकल चैंडलर। माइकल चैंडलर लाइट वेट डिवीजन का चैंपियन था, हालांकि वो अपनी चैंपियनशिप लूज करके यूएफसी में आया था, बट स्टिल हमने देखा, हम सबको यहाँ पर ऐसा पोर्ट्रे उन्हें लगा कि माइकल चैंडलर शायद यूएफसी के अंदर भी चैंपियनशिप लेवल तक पहुंच पाएगा। हालांकि माइकल चैंडलर ने अच्छी फाइट्स निकाली, बट उसने कितनी सारी फाइट्स हारी, सारे टॉप कंटेंडर्स के अगेंस्ट उसने लॉस ही लिया। जस्टिन गैची, डस्टिन पोरियर, चार्ल्स ओलिवेरा, किसी के सामने वो लाइट वेट डिवीजन में टिक नहीं पाया। पर ये कहा जा रहा है कि यूएफसी के जो लाइट हैवीवेट चैंपियन को भी हरा देगा वादिम नेमकोव। तो आप सबको एक फैक्ट बताऊं तो यूएफसी का जो लाइट हैवीवेट चैंपियन एक्चुअली कौन है? यिरी प्रोहास्का। उनको इंजरी के कारण अपनी बेल्ट वेकेट करनी पड़ी और ऐसी सर्कमस्टेंसेस क्रिएट हुई यूएफसी 282 के अराउंड कि जो 7th रैंक पे जमाल हिल थे उनको टाइटल शॉट मिल गया। तो डेफिनेटली देखिए, ये सारी चीजें तो हैं। और साथ ही साथ एक और फैक्ट है कि वादिम नेमकोव को ऑलरेडी यिरी प्रोहास्का ने जापान के अंदर हरा रखा है। हालांकि वो फाइट वहां पे 10 राउंड की फाइट थी और वहां पे टीकेओ कर रखा है वादिम नेमकोव को ऑलरेडी यिरी प्रोहास्का ने। तो यहाँ
पर ये कहना कि ये वादिम नेमकोव सारे फाइटर्स को और सारे कंटेंडर्स को लाइट हेवीवेट डिवीजन में हरा देगा, इसका कोई सेंस नहीं बनाता। अच्छा फाइटर है, लेकिन मैं यहाँ पर ये चीज़ कहूँगा कि वादिम नेमकोव का कैरियर जो है वो पूरा बेलेटोर में ही चला है और थोड़ा बहुत जापान में चला है, तो वहाँ पर से हम ये नहीं कह सकते कि वादिम नेमकोव ने यूएफसी के लेवल का कंपटीशन फेस करा है। वादिम नेमकोव की सबसे हाईएस्ट विन है वहाँ पर कोरी एंडरसन, फिल हॉज और अभी योएल रोमेरो। ये तीनों फाइटर्स जो आप देख सकते हो, कोरी एंडरसन और योएल रोमेरो पहले यूएफसी में फाइट करते थे, ये दोनों यूएफसी में चैंपियन नहीं बन पाए और यहाँ पर अब जाके बेलेटोर चले गए। और साथ ही साथ योएल रोमेरो अब 46 ईयर्स ओल्ड हो चुके हैं। मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा कि वो फाइट नहीं कर सकते, बट योएल रोमेरो की स्ट्रैटेजी टाइटल फाइट्स के अंदर बहुत ही खराब रहती है और इस फाइट में भी उन्होंने बहुत खराब स्ट्रैटेजी से फाइट करा है। तो मेरा यहाँ पर भाइयों ये सारे चीज़ें आप सबको फैक्ट्स बताने का यही पॉइंट है कि देखिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ बेलेटोर में फाइटर्स अच्छा नहीं है, बेलेटोर में भी बहुत तगड़े फाइटर्स हैं। जो अपकमिंग फाइटर्स हैं उनको अगर डायरेक्ट यूएफसी में स्पॉट नहीं मिलता तो बेलेटोर एक अच्छा स्टेपिंग स्टोन होता है। लेकिन आपको ये चीज़ें बिल्कुल माननी पड़ेगी कि अभी एमएमए के अंदर अगर कोई प्रीमियर नंबर 1 ऑर्गेनाइजेशन है तो वो यूएफसी है, अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप ही है। इसके अंदर कोई एक फाइटर अच्छा है या दो फाइटर अच्छे नहीं है, इसके टॉप 10 के सारे फाइटर्स बहुत तगड़े हैं। आप ये चीज़ें आपको नोटिस करनी पड़ेंगी। आपके यूएफसी के टॉप 10 में जितने भी फाइटर्स होंगे, अगर टॉप 10 में से 7-8 तो बहुत ही हाई लेवल कैलिबर के फाइटर्स होंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हो। और साथ ही साथ अगर आप दूसरे चैंपियनशिप्स वगैरह की और ऑर्गेनाइजेशंस को कंपेयर करोगी तो इनके पूरे डिवीजन में एक या दो ऐसा फाइटर होता है जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता है और ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन ही, ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस एक दो फाइटर्स के ऊपर डिपेंड करके चलती है। जैसे कि आप देख सकते हो, एक प्राइम एग्जांपल है प्रोफेशनल फाइटिंग लीग पीएफएल, जिसको अभी फ्रांसिस एनगानू ने ज्वाइन करा है। फ्रांसिस एनगानू के ज्वाइन करने के बाद पीएफएल ने अपना पूरा ब्रांड ही फ्रांसिस एनगानू के अराउंड बिल्डअप कर दिया है। अगर फ्रांसिस एनगानू वहां पर पहुंचेंगे तो टिकट्स बिकेंगी, उनके फाइटर्स को कोई देखने जाएगा, वरना कोई पीएफएल के बारे में पूछ भी नहीं रहा, उनके पोस्ट में कोई ट्रैक्शन भी नहीं आ रहा। तो मेरा यही कहना है कि भाइयों, एक दो फाइटर अच्छा है इसका मतलब ये नहीं कि वो ऑर्गेनाइजेशन यूएफसी को हरा देगी या यूएफसी से फाइट करने के लिए उसके सारे फाइटर्स यूएफसी के फाइटर्स को हरा देंगे। और अगर वादिम नेमकोव यहाँ पर लाइट हेवीवेट डिवीजन में यूएफसी के आते हैं तो उनको काफ़ी अच्छी तगड़ी टक्कर मिल सकती है यिरी प्रोहास्का से ही। जमाल हिल ने भी मेरे को काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस करा था अपनी परफॉर्मेंस के अगेंस्ट, वो भी काफ़ी तगड़ा फाइटर है, भले उसके पास उतनी ज़्यादा हाइप नहीं है बट वो भी बहुत तगड़ा फाइटर्स है। तो डेफिनेटली यूएफसी के अंदर आना और यूएफसी के अंदर अच्छा परफॉर्म करना एक बहुत नेक्स्ट लेवल चीज़ होती है। बाकी आप सब अपना ओपिनियन नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या वादिम नेमकोव लाइट हेवीवेट डिवीजन में यूएफसी के चैंपियन बन सकता है या नहीं बन सकता। जो भी आपका ओपिनियन होगा प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। टिल देन अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टिल देन मिलता हूँ आप सबको नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। बाय बाय।